नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू पवित्र एजुकेशन पॉइंट। हम कक्षा 10th का आई थिंक 6वीं या 7वीं क्लास है। कक्षा 10th के अंदर हमने अब तक 50% काम किया है। 50% से मतलब है केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 50% काम किया है। 50% काम से मतलब है कि हमने सिर्फ अब तक सामान्य छोटे छोटे वाक्यों की अंग्रेजी हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखा है। कुछ WH वर्ड्स पर भी काम किया है। ठीक है, अब हम आपकी सीधी एग्जाम को हिट करने जा रहे हैं, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करेंगे। ठीक है, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे कि आज संभवतः हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर पाए, तो अभी उसके बाद उसके यूजेस भी होंगे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। उसके बाद कंटिन्यूअस स्टार्ट होगा। तो देखो, लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिलेइंग एनी मोमेंट, क्योंकि सिलेबस बहुत है। देखो, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो इसमें हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी होती हैं। कुछ चीजों से मतलब है, जैसे कि आपके लिए सब थोड़ा नया होगा, फ्रीक्वेंसी जाने, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। अगर सीधी सीधी बात करें तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको याद करना होगा। फ्रीक्वेंसी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फ्रीक्वेंसी आपको पूरी की पूरी लर्न करनी होगी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करने के लिए। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दो प्रकार की है, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी और डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। डेफिनिट फ्रीक्वेंसी, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी और डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या है? देखो, ये इनके अंदर ज्यादा जाएंगे तो थोड़ा स्तर से ऊपर पहुंचेंगे। सिर्फ आप क्या है कि इन शब्दों को ध्यान रखें और शब्दों को याद करें। जैसे देखो, ऑलवेज, एवर, इन दोनों का अर्थ होता है, इनके हिंदी भी लिख देता हूं मैं साथ में। ऑलवेज मीन्स हमेशा, एवर मीन्स कभी, ऑलवेज, एवर। इसके बाद देखो, ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर। इसके बाद देखो, समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। अब आप ये समझ सकते हो कि एक बार दोबारा से रिवर्स स्टार्ट करेंगे हम इसको, पूरे टेंस को। इसके बाद देखें, नेवर, कभी नहीं, एवर कभी, नेवर कभी नहीं।
ऑलवेज, एवर, ऑफन, समटाइम्स। इसके बाद देखो सेल्डम। सेल्डम मतलब कभी कभार, कभी कभार, कभी कभी, कभी कभार। हार्डली, मुश्किल से। हार्डली, रेयरली, ये भी अर्थ ऐसे ही होता है, दुर्लभता से, दुर्लभता से, या मुश्किल से आप इसे देख सकते हो। एक होता है स्केर्सली, ये भी मुश्किल से ही होता है इसका अर्थ। नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, ऑलवेज, एज यूजुअल। ये यहां तक दिख रहा है क्या? देखिए, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। इसके बाद हम और आगे चले इसमें, यूजली, अक्सर होता है इसका भी। इसके बाद रेगुलरली, रेगुलरली, नियमित रूप से। इसके बाद ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है अवसर पर। इसके बाद जनरली, जनरली, सामान्य तौर पर, etc। ये ऐसे हैं इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। एक बार समझ लें, फिर इनको डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे इनका यूजेस होगा। अगर हम डेफिनिट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसके अंदर देखो, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो एट नाइट भी पॉसिबल है आना, ठीक है। हम कह सकते हैं वंस अ डे। अगर वन से डे कह सकते हैं तो वन से वीक भी कह सकते हैं क्या नहीं? वन से वीक कह सकते हैं तो वन से मंथ कह सकते हैं, वन से ईयर कह सकते हैं। ये वंस ए सबके साथ लगेगा, वन से डे, वन से वीक, वन से मंथ, वन से ईयर, ध्यान रखना। इसके बाद देखो, जब वंस कह सकते हैं तो हम ट्वाइस भी कह सकते हैं, ट्वाइस ए डे, वीक, मंथ, ईयर। अब ट्वाइस कह सकते हैं तो थ्राइस भी कह सकते हैं। ये थोड़ा ओल्ड फैशन है, पुराने जमाने में यूज होता था, आजकल 3 टाइम्स यूज होता है इसकी जगह, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स ए डे, वीक, मंथ, ईयर। ओके। हम कह सकते हैं एवरी मंडे। अब एक बात बताओ, एवरी मंडे कह सकते हैं तो एवरी ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह कह सकते हैं। एवरी जनवरी, यानी मंथ का नाम भी आ सकता है, एवरी जनवरी, एवरी फरवरी, एवरी मार्च, इस तरह से, ठीक है। अब देखो, हम इस तरह से कह सकते हैं तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं, एवरी डे। अब जब एवरी डे कह सकते हैं तो एवरी वीक कहने में कहां दिक्कत आ रही है? एवरी वीक भी कह सकते हैं। जब एवरी वीक कह सकते हैं तो एवरी मंथ भी कह सकते हैं और एवरी ईयर भी कह सकते हैं। ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं हम इधर। जब इतने सारे कह सकते हैं तो हम कुछ इस तरह के शब्द भी यूज करते हैं, डेली,
अब जब हम डेली भी कह सकते हैं तो वीकली भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? वीकली कह दिया। अब जब वीकली कह सकते हैं तो मंथली कहने में कहां हर्ज है? मंथली भी कहेंगे। अब जब मंथली कहेंगे तो ईयरली में क्या दिक्कत है? ईयरली भी कह देंगे। अब देखो, अगर डेली कह सकते हैं, वीकली कह सकते हैं, मंथली कह सकते हैं, ईयरली कह सकते हैं, तो आवरली भी कह सकते हैं। ठीक है, एवरी डे कह सकते हैं तो एवरी आवर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एवरी वीकली, मंथली, ईयरली कह सकते हैं तो एनुअली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, वंस ए डे, वंस ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, एवरी मंथ, एवरी जनवरी, एवरी मंडे, एवरी संडे, एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली भी कह सकते हैं, हाफ ईयरली। ठीक है, एवरी हाफ ईयरली भी कह सकते हैं। इस तरह से हम इसके डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से लेकर यहां तक है इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। अब इनको समझो, ये है क्या? अनिश्चित बारंबारता, बारंबारता, और इधर है निश्चित बारंबारता, निश्चित बारंबारता। अब देखो, सामान्य तो इसका कोई नियम नहीं है, ये शब्द हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, आप इन्हें क्रैम कर लो, रट लो, और ये शब्द दिखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर दो, ये हो गया पूरा काम। लेकिन हम इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब आप देखो, हम इनका प्रयोग यहां से लेके यहां तक इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। मैं आपसे कहूं कि मैं दिन में एक बार सत्य बोलता हूं, और मैं ये कहूं मैं हमेशा सत्य बोलता हूं। जब मैंने कहा कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूं तो हमेशा मतलब अनिश्चित हो गया फिर वो। और जैसे ही मैंने कहा कि मैं दिन में एक बार सत्य बोलता हूं तो निश्चित फ्रीक्वेंसी हो गई, काम कितनी बार हो रहा है। एक फ्रीक्वेंसी का मतलब है यहां काम कितनी बार हुआ, बस। अब ये तो अनिश्चित है इधर वाली, इनका हमें पता नहीं होता कि ये कितनी बार हो रहा है, बस होता है मोर देन वन टाइम, एक से ज्यादा बार होता है। इधर वाली ये फिक्स है, वंस ए डे, दिन में एक बार, वंस ए वीक, सप्ताह में एक ही बार, ट्वाइस ए डे, दिन में एक बार, थ्राइस ए डे, एवरी मंडे, हर सोमवार को। यानी यहाँ फिक्स है चीज, यहाँ कार्य का होना कि इतनी बार कार्य होगा, ये फिक्स है। ये वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, ये वर्ड्स हैं आपको लर्न करने हैं। हम इनको हिंदी से पढ़ेंगे, अंग्रेजी से पढ़ेंगे, इनका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। अब आप देखो, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये दोनों यहां से यहां तक क्या है, ये हैं आपके इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है कि ये जो है इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, ये लगती कहां है सेंटेंस में? प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यानी इनका प्रयोग जो समझना है वो क्या है, इंपॉर्टेंट तथ्य वो ये है कि इनका किनका इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी का प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाता है। मैं यहां लिख दूं इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कहां होगा? मेन वर्ब से पहले। अगर मैं डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट के ईटीसी की जगह पर लिखी जाती हैं, यानी एट द एंड ऑफ सेंटेंस। दोबारा से समझो मैंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट तथ्य है यहां पर डिस्कस करने के लिए। इनका प्रयोग कहां होगा? मेन वर्ब से पहले होगा। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर वगैरह तुम्हें याद होंगे कि सबसे पहले क्या आता है, यहां सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, और मैं इनको कराऊंगा हल अभी।
तो जैसे ही इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में होगा तो क्या होगा, इनका प्रयोग कहां होगा, मेन वर्ब से पहले होगा। जैसे ऑलवेज कहां लगेगा, मेन वर्ब से पहले लगेगा। एवर कहां लगेगा, मेन वर्ब से पहले लगेगा। ऑफन कहां लगेगा, ये ऑफन है इसका प्रोनाउंसिएशन, ऑफ्टन नहीं है, मेन वर्ब से पहले लगेगा। ये देखो इधर, ये है आपकी डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। डेफिनिट फ्रीक्वेंसी कहां लगेंगी, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य के अंत में। इनका प्रयोग कहां होगा, सेंटेंस के अंत में, जब वाक्य का अंत हो रहा होगा। मैंने आपको बताया है MPTR, तो P के बाद T लगेगा, ये वही है T सब टाइम। इनका प्रयोग कहां होगा, वाक्य के अंत में। ठीक है, आप इनको एक बार लिख लो। मैं थोड़ा सा हटता हूं, लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कैसे लिखना है। ऐसे लिखना है कि जैसे ही मैं बोर्ड से हटूं तो वहां वीडियो को पॉज करना है और फिर उसको लिखना है। देखो मैं हट रहा हूं, आप लिखो। ओके, अब देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इधर से इसको साफ कर लेते हैं पहले, ये लो साफ। थोड़ी सी जगह और ले लेते हैं, इनको साफ कर लेते हैं। अब देखो, आप कुछ एग्जाम्पल्स देखें। एग्जाम्पल्स देखने से पहले थोड़ा सा बैक चले। बैक से मतलब स्ट्रक्चर पर चलें। स्ट्रक्चर क्या था भाई साहब हमारा, स्ट्रक्चर था हमारा, याद होगा मैं समझता हूं सबको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट था सर, फिर क्या था, B1 था, या B1 में हमने S, ES, IES लगाया, या फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, ETC लगाया। ये सर हमारा स्ट्रक्चर था, याद है सबको, बहुत इंटेलिजेंट छात्रों सब। देखें कुछ एग्जाम्पल लें। पहला, मेरी दादी मां सदैव सत्य बोलती है। देखो फिर से वहीं लौटकर पहुंच गए हम सेंटेंस पर। अंग्रेजी का मूल सार ही वाक्य है, वाक्य ही सार है, वाक्य ही अंग्रेजी है पूरी। कैसा लिखते हो बस, और कुछ नहीं अंग्रेजी में। और सारे ग्रामर के टॉपिक्स आपको एक ही बात सिखाते हैं, हाउ टू राइट करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य कैसे लिखें। अब देखो, मेरी दादी मां सदैव सत्य बोलती है। अब इसमें एक फ्रीक्वेंसी का शब्द आ गया, सदैव। देखो एक तरीका तो बेटा ये है कि आपको मैंने ये शब्द लिखा दिए, मैं कहूं रट लो, और एग्जाम में इनमें से कोई दिखे तो तुरंत प्रेजेंट इंडेफिनिट भर देना, वो तो काम करना ही है। लेकिन हिंदी में जब ये सेंटेंसेस, असली सेंटेंस तो यही बनते हैं, वो तो हम बस तुम्हारा बेस कर रहे थे, उसको पूरा कर रहे थे। असली जो चीजें हैं, बहुत जो अच्छी बात वाक्य हैं, वो यहीं से पैदा होते हैं। अब मेरी दादी मां सदैव सत्य बोलती है, तो देखो फिर से यादें ताजा करें। वर्ब ये रही, सब्जेक्ट मेरी दादी मां क्या बोलती है, सत्य, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट लगाओ, माई दादी मां, माई ग्रांड मदर, माई ग्रांड मदर। ठीक है, अब क्या आएगा, वर्ब आएगा। अब मैंने अभी अभी आपको बतलाया था कि जब इन इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी का कोई शब्द वाक्य में आए तो इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी कहां लगती है, मेन वर्ब से पहले। अब सूत्र तो क्या कह रहा है कि मेन वर्ब लगेगा, समझो चीजों को। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, मेन वर्ब लगेगा। तो लगा तो मेन वर्ब रहे हैं, लेकिन अभी यह एक बात और नहीं बता दी,
क्या बताया? हमने बताया कि भैया मेन वर्ब से पहले किसका प्रयोग करेंगे? इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी का। तो अब इनमें से सदैव आ गया। सदैव मतलब हमेशा या सदैव, एक ही बात है। सदैव भी होता है, सदैव हमेशा, शब्दों का फेर है बस। तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑलवेज। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज। अब देखो यहां आएगा स्पीक। अब चूंकि सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल हो गई, मामला गड़बड़ है, मामले को ठीक करो तो इसको सिंगुलर बनाओ, ऐस लगाए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। सत्य बोलना, ट्रुथ। यहां देखो एक बात ध्यान रखना, सदैव स्पीक द ट्रुथ होता है, ये द लगेगा ही लगेगा। वैसे ट्रुथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये फ्रेज फिक्स है, स्पीक द ट्रुथ। ये आया समझ में? दूसरा एग्जाम्पल लें, देखो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लगे लें, वह अक्सर यहां उससे मिलने आती है। वह अक्सर यहां उससे मिलने आती है। वर्ब क्या है? आना। ये वर्ब। कर्ता कौन है? वह। टी है तो मतलब सी है। ऑब्जेक्ट क्या है? उससे। ईटीसी क्या है यहां पर? और फ्रीक्वेंसी क्या है? अक्सर। ये फ्रीक्वेंसी आपकी। बनाओ आप इस सेंटेंस को, 30 सेकंड का टाइम है, बनाइए। बना लिया? लाओ चेक कराओ, दिखाओ। देखो वह अक्सर यहां उससे मिलने आती है, तो सी सब्जेक्ट क्या है? सी। अब मेन वर्ब लगेगी, लेकिन उससे पहले फ्रीक्वेंसी लगेगी, अक्सर, ऑफन। सी ऑफन कम्स। अब ये तो पुरानी हो गई कहानी, ये कहानी पुरानी हो गई। सी कम्स क्यों आया ये बताने की अब जरूरत नहीं है। और अगर अब भी ये बताने की जरूरत है तो पिछली कक्षाओं को 2 से 3 बार देखो आप, ठीक है? सी ऑफन कम्स टू मीट। अब देखो टू मीट लगाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहले तो ये टू मीट समझो ही क्यों लगेगा। जब कोई वाक्य में 2 क्रियाएं हो, आती है, जब कोई वाक्य में 2 क्रियाएं, एक आती और एक मिलने, ठीक है? तो जिस क्रिया के पीछे नानी ने लगा होता है उससे पहले हम टू लगा देते हैं। अब मिलने से पहले लगा हुआ है तो इससे पहले टू लगेगा। सी ऑफन कम्स टू मीट हिम। अब देखो, अब हमारी प्रॉब्लम यहां की है, ठीक है? एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है वो है MPTR, यानी रीजन सबसे पीछे। तो हमने सब कुछ लगा दिया। सी ऑफन कम्स हियर, इसको यहां लाओ। सी ऑफन कम्स हियर टू मीट हिम। सी ऑफन कम्स हियर, वह अक्सर यहां, हियर। सी ऑफन कम्स हियर टू मीट हिम, उससे मिलने आती है।
आप देखो तीसरा एग्जाम्पल लें, मेरा दोस्त कभी कभी शराब पीता है। मेरा दोस्त कभी कभी शराब पीता है। अब देखो कभी कभी आ गया तो समटाइम्स आ गया। अच्छा, समटाइम्स होता है, सम टाइम नहीं होता। सम टाइम का अर्थ है कुछ समय, और समटाइम्स का मतलब कभी कभी। तो अंग्रेजी बनाओ, मेरा दोस्त, माय फ्रेंड। ओके, माय फ्रेंड, अब क्या लगेगा? समटाइम्स, कभी कभी। समटाइम्स ड्रिंक्स, पीता है। अब देखो अगर आप एक बहुत अच्छे छात्र हो तो सेंटेंस यहीं खत्म हो गया, क्योंकि ड्रिंक जो अकेली वर्ब है ना, वो जब अकेली यूज आती है बिना ऑब्जेक्ट के तो वो शराब पीने के लिए यूज आती है। अगर आप कहते हो ना कि आई ड्रिंक, आगे कुछ नहीं लगाते, मिल्क, वाटर वगैरह, तो उसका मतलब है मैं शराब पीता हूं। बहुत अच्छी वर्ब है ये, और लगाना चाहो तो आप लगा दो, 10वीं कक्षा में पढ़ते हो इसलिए लगा दो, कोई बात नहीं है। माई फ्रेंड समटाइम ड्रिंक्स वाइन। बाकी लगाने की इसे जरूरत नहीं है। ड्रिंक से क्या पता लग जाएगा कि वो शराब पीता है। ठीक है, अब देखो आप चौथा सेंटेंस, वह मेरी मां कभी झूठ नहीं बोलती है। अब देखो इसमें नहीं आ रहा है तो नॉट लगेगा, नॉट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नहीं नहीं कभी नहीं है। ये ध्यान रखना, जब कभी के साथ नहीं आएगा तो नॉट से नहीं बनेगा भाई। कैसे बनेगा? नेवर से। कभी नहीं कैसे बनेगा? नेवर से। कैसे बनेगी अंग्रेजी? माई मदर नेवर टेल्स अ लाई। यहां देखो कुछ चीजें फिक्स हैं, टेल्स ए लाई, ए लाई आता है इसके साथ। झूठ बोलने के लिए ये दोनों तो याद कर लेना, रट लेना आप। स्पीक द ट्रुथ, और लिख देता हूं इसको सही से, स्पीक्स द ट्रुथ और टेल्स अ लाई। ये फिक्स फ्रेज है दोनों। सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रुथ, और झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई। अब टेल ए लाई तो है, लेकिन टेल्स क्यों किया? क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो ये आपका नेवर हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए आगे चलें, उतारो एक बार, बना लिया। नेक्स्ट देखो, चलो आगे। वे एक दूसरे से कभी कभार मिलते हैं। वे एक दूसरे से कभी कभार मिलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट दे। अब कभी कभार आ रहा है इसमें, जब कभी कभार आ रहा है तो अंग्रेजी क्या लगेगी? सेल्डम। दे सेल्डम मीट ईच अदर। एक दूसरे के लिए ईच अदर, दो के लिए ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए वन एंड अदर। दे सेल्डम मीट ईच अदर।
वे एक दूसरे से कभी कभार मिलते हैं। देखो इस सेल्डम से बहुत प्यारा सेंटेंस याद आया, इडियोमेटिक सेंटेंस है लेकिन मैं जिक्र कर देता हूं। भौंकने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। ये इडियोमेटिक सेंटेंस है, अंग्रेजी भी फिक्स है। वार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, वार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते। अच्छा एक वाक्य और है, गरजने वाले बादल, बरसते नहीं हैं, बरसते नहीं हैं। अच्छी बात यह है कि इस वाक्य की अंग्रेजी भी यही है। अगर आपको कोई ये वाक्य दे, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, तो भी अंग्रेजी क्या बनेगी इसकी, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। और भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है, तो भी ये यही बने। अगर इसका तुम शाब्दिक मीनिंग बनाओगे तो इस तरह से बनेगा, थंडरिंग क्लाउड सेल्डम रेन। अच्छा इडियोमेटिक अगर बनाओगे तो भाव के लिए ये सेंटेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। दोनों की एक ही अंग्रेजी बन जाती है, बहुत अच्छा सेंटेंस बनता है। आगे देखें और अगला सेंटेंस 1 2 3, हम फ्रीक्वेंसीज पढ़ रहे हैं इसकी। अच्छा ये शब्द जहां भी दिखे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है, इतनी सी बात से इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीट हो जाते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी पढ़ेंगे लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं एक एक करके। देखो इस कॉलोनी में मुझे मुश्किल से ही कोई जानता है। इस कॉलोनी में मुझे मुश्किल से ही कोई जानता है। देखो anybody hardly knows me in this colony. Anybody hardly knows me in this colony. मैं इस कॉलोनी में मुश्किल से ही किसी को जानता हूं। आई हार्डली नो एनीबडी इन दिस कॉलोनी। इस तरह से इसका सेंटेंस बन जाएगा। आगे देखिए, उतारो एक बार। इसके बाद चलते हैं, इस तरह से इनका प्रयोग मेन वर्ब से पहले हो जाएगा, आप इन्हें याद कर लेना। अब हम दूसरी दिशा में चलते हैं, डेफिनिट फ्रीक्वेंसी की तरफ। देखो भाई डेफिनिट फ्रीक्वेंसी कैसे आती है। कुछ सेंटेंस डेफिनिट फ्रीक्वेंसी के देखें, फिर आपको सीधे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कराएंगे। डेफिनिट फ्रीक्वेंसी देखो, मेरी मां दिन में 2 बार दवाई लेती है। एक सेंटेंस।
मेरी माँ दिन में 2 बार, दिन में 2 बार, ये है आपकी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। मेरी माँ दिन में 2 बार, 2 बार क्या है? डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। अब कैसे अंग्रेजी बनेगी? अब डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता कहां है? वाक्य के अंत में। बता दिया जब उस समय पहले। तो कैसे बनेगी? माई मदर टेक्स मेडिसन। दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे। दूसरा वाक्य देखो, वह प्रत्येक घंटे अपनी घड़ी चेक करता है। कैसे बनेगी अंग्रेजी? ही चेक्स हिज वॉच, ही चेक्स हिज वॉच प्रत्येक घंटे, एवरी आवर। ही चेक्स हिज वॉच एवरी आवर। दूसरा सेंटेंस देखें, वह मैं हर महीने इस मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आता हूं। मैं हर महीने इस मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आता हूं। आई कम टू ऑफर ऑब्लेशन, आई कम टू ऑफर, आई कम टू ऑफर ऑब्लेशन, आई कम टू ऑफर ऑब्लेशन। मैं हर महीने इस मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आता हूं। तो आई सब्जेक्ट हो गया, कम टू ऑफर ऑब्लेशन प्रसाद चढ़ाने आता हूं, इन दिस टेम्पल, हर महीने, एवरी मंथ। उतारिए। अच्छा ये हो गया। और देखें एक सेंटेंस, वह प्रतिदिन घूमने जाता है। ये प्रतिदिन एवरीडे उसमें इंक्लूड कर लेना, रह गया था। ही गोज टू वॉक एवरीडे। ये देखो एक सामान्य सेंटेंस है। एक अच्छा छात्र इस वाक्य को कैसे बनाएगा? ही गोज फॉर ए वॉक, ये देखो बेस्ट स्टूडेंट, ही गोज फॉर ए वॉक एवरी डे। ये है आपका। इस प्रकार से वाक्य के अंत में किसका प्रयोग करेंगे? डेफिनिट फ्रीक्वेंसी का। ठीक है। और देखिए, अब देखो इसके हम करेक्ट फॉर्म की बात करें तो कैसे आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब? देखो चेक करें।
अभी सामान्य करा रहे हैं, इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म भी कराएंगे आपको। कंडीशनल में वो ओपन कंडीशन में किस तरह से इसका प्रयोग होता है। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप इनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरिए। देखिए, एग्जामिनर जो होता है किसी भी करेक्ट फॉर्म में जब आपसे भरवाएगा तो वो कुछ क्लूज देगा। सारे सेंटेंसेस को हम चेक करें तो देखो, पहले वाक्य का क्लू क्या है? ऑलवेज। दूसरे का नेवर, हार्डली, इन द मॉर्निंग, एवरी ईयर, जनरली, डेली, 3 times, यूजली और मंथली। अब चूंकि ये तो क्या है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं, तो अब तो सबके मस्तिष्क में चीजें क्लियर है कि भाई इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इंडेफिनिट ही भरना है। ओके, लेकिन जब सारे टेंसेस हो जाएंगे तो कैसे पहचानेंगे? हम इन क्लूज से पहचानेंगे। जो अभी मैंने आपको फ्रीक्वेंसी लिखाई थी, डेफिनिट और इंडेफिनिट, ये आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये ही वर्ड्स आपके इस पर दिखाई देंगे।
ये जब वर्ड्स दिखाई देंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है उसके नियम के अनुसार। अब देखो इसमें एग्जांपल नंबर 6 देखिए, जनरली पीपल नॉट स्मोक ऑन द पब्लिक प्लेस। तो मैंने नॉट लगा दिया है यहां पर। नॉट का मतलब है इस वाक्य को नेगेटिव बनाना है पीपल के साथ, तो क्या लगेगा इसमें, डोंट स्मोक, डू नॉट स्मोक। अगर इनको हम भरने का काम करें तो देखो, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो ऑलवेज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ध्यान से समझो 10 सेंटेंस पूरा, ये करेक्ट फॉर्म समझ में आएगा। ऑलवेज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। और चूंकि स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म वर्ब है, तो पहले से ही प्लूरल है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा, सीधा स्पीक द ट्रुथ, आई स्पीक। दूसरा देखो, सी नेवर ईट मीट, सी कैसा है, सिंगुलर, नेवर आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ईट है तो क्या लगेगा, ईट प्लूरल है, इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें, सिंगुलर, तो क्या करना पड़ेगा, SIS लगाना पड़ेगा, ईट्स हो जाएगा। अब तीसरा देखो, हार्डली नो एनीवन इन दिस प्लेस, आई कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और नो कैसी वर्ब है, प्लूरल है, मामला बिल्कुल ठीक है, तो सीधा सीधा प्रयोग कर देंगे, नो, आई हार्डली नो। नेक्स्ट देखिए, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, वर्ब को क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर, गेट्स अप। बिल्कुल सरल है, और अब तो इसीलिए सरल है कि क्योंकि हमने पढ़ाई एक ही टेंस है तो सबको पता है कि ये इंडेफिनिटी लगना है, बस उसके नियम के अनुसार फॉलो करना है और कुछ है नहीं। माय फादर, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब प्लूरल, सिंगुलर कर दो वर्ब को, सबमिट्स। जनरली पीपल, जैसे ही आपके कोष्टक में वर्ब के साथ नॉट लगा है तो नेगेटिव का काम करना है आपको, नेगेटिव के स्ट्रक्चर बनाने हैं। सी राइट ए लेटर डेली, तो सी सिंगुलर है, राइट प्लूरल है, क्या करना पड़ेगा, राइट्स, क्या करना पड़ेगा, राइट्स। इसके बाद देखो, आई टीच क्लासेस 3 टाइम्स ए डे, दिन में 3 बार कक्षाएं पढ़ाता हूं, टीच कैसा है, प्लूरल है, आई कैसा है, प्लूरल है, बात बिल्कुल सही है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, टीच आ जाएगा। जब बात पहले से ही सही है तो परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, दे यूजुअली कलेक्ट हनी इन द गार्डन, यूजुअली कलेक्ट, दे कैसा है, प्लूरल, और वर्ब कलेक्टिव भी क्या है, प्लूरल, तो सीधा क्या आ जाएगा, कलेक्ट, दे यूजुअली कलेक्ट हनी, ओके। अब देखो, टीचर कैसा है, सिंगुलर, वर्ब कैसी है, प्लूरल, तो क्या करना पड़ेगा, वर्ब को सिंगुलर, टीचर टेक्स टेस्ट मंथली, ओके। ये है आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका प्रैक्टिस सेट हम आपको स्टडी मटेरियल में प्रदान कर देंगे, ठीक है। और जब बच्चे प्रॉपरली जुड़ जाएंगे तो उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना के दुनिया भर के एक्सरसाइजेस हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ दी बात करें तो ये ओपन कंडीशन में और काम आता है। ओपन कंडीशन में कैसे लगता है ये, ओपन कंडीशन में देखें कैसे इसका प्रयोग होगा। देखो, नेक्स्ट क्लासेस में इसके यूजेस कराएंगे फिर। देखो, एक कंडीशन है, शर्त वाले वाक्य होते हैं, ओपन कंडीशन है, ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन, इसको प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 क्लॉज होते हैं, एक होगा इफ क्लॉज और दूसरा होगा रिजल्ट क्लॉज। एक होगा इफ क्लॉज, माना कि ये यहां तक का है, ये है इफ क्लॉज, कैसे होता है ये आपको अभी बताएंगे। इससे आगे का होता है रिजल्ट क्लॉज, ठीक है।
इफ क्लोज इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इफ से स्टार्ट होता है। जैसे इफ यू, इस तरह खाली जगह आएगा, पुल द टेल ऑफ डॉग, इट रिक्त स्थान, बाइट यू। इस प्रकार से एक तो इफ क्लोज होगा और दूसरा उसका, देखो कंडीशनल सेंटेंस सिलेबस में है नहीं है, लेकिन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हमने आपको पढ़ा रहे हैं। इफ क्लोज और रिजल्ट क्लोज। इफ क्लोज का मतलब है शर्त, कंडीशन, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो उसका परिणाम ये होगा। रिजल्ट क्लोज का क्या मतलब है? परिणाम वाला क्लोज। इस क्रिया का, इफ क्लोज वाली क्रिया का ये परिणाम आने वाला है, इधर वाला। तो हमें क्या करना है? इफ जो क्लोज होगा, हमें सिर्फ इतना ही सीखना है यहां पर, इफ क्लोज होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, ठीक है। और जो रिजल्ट क्लोज है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। अभी फ्यूचर पढ़ाया नहीं है, फ्यूचर जब पढ़ाएंगे तो इसको और डिटेल से कराएंगे, क्योंकि अभी इसलिए नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर पढ़ाया नहीं है, तो कैसे पढ़ाएं। अब देखो, इफ यू पुल, पुल लग जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। कर्ता कैसा है? प्लूरल। कर्ता जब प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब उठा के प्लूरल लगा दी। इफ यू पुल द टेल ऑफ डॉग, अगर तुम कुत्ते की पूंछ खींचोगे, अर्थ क्या होगा? अगर, यदि तुम कुत्ते की पूंछ खींचोगे, इट विल बाइट यू, इट विल बाइट यू, तो ये तुम्हें काट खाएगा। अब देखो, इसमें कौन सा वाक्य हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। इसमें कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट, विल प्लस V1 हुआ। ये फ्यूचर में जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। इट विल बाइट यू। अब देखो, इसमें एक परिवर्तन और किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कि इफ क्लोज को उधर ले जाया जा सकता है और इसको रिजल्ट क्लोज को आगे आ सकती है। तो क्या अंतर आएगा? कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको ये कंडीशन नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब इस तरह का कोई वाक्य हो जिसमें इफ क्लोज भी हो, रिजल्ट क्लोज हो, तो जो इफ क्लोज है उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार उसमें वर्ब का प्रयोग करना है, और जो रिजल्ट क्लोज है उसमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से वर्ब का प्रयोग करना है। एक एग्जांपल और देखें। इफ सी वर्क हार्ड, गेट 95%। इफ सी, तो ये इफ क्लोज हो गया यहां तक का। ये क्या है? इसका रिजल्ट क्लोज हो गया। तो इफ सी, अब ये वर्ब कैसी है? यहां पर प्लूरल, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? सिंगुलर, क्योंकि इफ क्लोज को किसमें बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इफ सी वर्क्स हार्ड, शी विल गेट, विल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी विल गेट 95%। तो मैं समझता हूं समझ बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है। इफ क्लोज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम लगा देने हैं, और उधर दूसरी तरफ आपको क्या करना है? फ्यूचर इंडेफिनिट के नियम लगाते हैं। अगर एक तरफ का भर के वो दे दे तो दूसरी तरफ का आप भर देना, इधर का दे दे तो उधर पूरा कर देना, उधर का दे दे तो इधर कर देना, ठीक है। ये एक सामान्य जानकारी थी। मैं समझता हूं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे, और इसकी एक्सरसाइज आगे बढ़ती रहेगी। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा नहीं हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अभी यूजेस पर बात करेंगे, जो बहुत मेन इसका पार्ट है, वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।